नमस्कार दोस्तों, नरेश मीणा एक बार फिर चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। और इस बार कारण कोई चुनाव नहीं, कोई उपचुनाव नहीं, कोई चुनावी चर्चा नहीं, लेकिन यह जो चर्चा हुई है यह सुर्खियों का कारण बना है। एक हमला जो कहा जा रहा है कि नरेश मीणा पर हुआ है, और हमला करने वाले सरपंच के लिए कहा जा रहा है कि उपचुनाव के दौरान दोनों के बीच में कोई रंजिश हुई, उस रंजिश के चलते ये हमला हुआ। और इस हमले के बाद में जो बवाल हुआ, गाड़ी जला दी गई, पथराव हुआ, नरेश मीणा की गाड़ी तोड़ दी गई, इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आई। और उसके बाद में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। अब बयानों का दौर है, और बयानों के दौर के बीच सबसे बड़ी बात वही है कि क्या नरेश मीणा फिर टकराव के रास्ते पर आगे बढ़कर राजनीति में कहीं स्थापित होना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि नरेश मीणा का राजनीतिक स्टाइल जो है वह आक्रामक है, और यह आक्रामकता उनके लिए बहुत सारी जगह वरदान हो सकती है, तो कई जगह लोगों को यह भी लगता है कि इतना आक्रामक होना किसी भी राजनेता का ठीक नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोग नरेश मीणा से दूर भी रहते हैं। ये दोनों बातें आक्रामकता में देखने को मिलती है। दरअसल राजनीति में आक्रामक रुख होना अच्छी बात है, और वह आक्रामक रुख अगर लोगों के प्रति नहीं होकर सिर्फ सरकार या अधिकारियों के या जनता का काम जो नहीं कर रहे उनके प्रति होता है, तो जनता उस आक्रामकता को पसंद करती है। लेकिन यहां अगर नरेश मीणा की बात करें तो नरेश मीणा की आक्रामकता सीधे सीधे नाम लेकर नेताओं के खिलाफ है। वह चाहे कांग्रेस के नेता हों, वह चाहे भाजपा के नेता हों, और वे नाम लेकर सीधे सीधे टकराव की रास्ते की राजनीति की बात हमेशा करते हैं। इस बार भी ये जब हमला हुआ है, हमला सरपंच जो है वह जिस गांव में हमला हुआ वहां के सरपंच तोलाराम, उनका जब नाम आया, कहा जा रहा है कि नरेश मीणा के पोस्टर जब उपचुनाव के दौरान लग रहे थे, उस दौरान तोलाराम और उनके नजदीकी लोगों ने पोस्टर लगाने से रोका। उस समय टकराव हुआ। उस समय समाज के लोगों ने बैठकर उस टकराव को टाल दिया और उपचुनाव चला गया। लेकिन कहा जा रहा है कि मनों के अंदर जो रंजिश पली है, या जो दुश्मनी पली, या जो अंदर तनाव पैदा हुआ मानसिक, वह कहीं ना कहीं अब तक बना हुआ है। और उस तनाव के चलते ही ये जो घटनाक्रम हुआ, कहा जा रहा है कि आखेड़ी जो गांव है वहां यह घटनाक्रम हुआ। घटनाक्रम तब हुआ जब नरेश मीणा एक बैठक में वहां जा रहे थे। उस दौरान कहा जा रहा है कि नरेश मीणा की गाड़ी पर हमला हुआ और गाड़ी तोड़ दी गई। और गाड़ी तोड़ दी गई उसी दौरान नरेश मीणा का जो आरोप है कि एक व्यक्ति जो हमलावर था उसके पास पिस्टल भी थी। अब आरोप इससे भी आगे बढ़कर जो नरेश मीणा ने लगाए हैं वह ये है कि प्रमोद जैन भाया का समर्थक है यह सरपंच। यानी कि प्रमोद जैन भाया के साथ एक तरफ तो नरेश मीणा यह कहते हैं कि मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं हाड़ौती के 4 धन्ना से, इनमें ओम बिरला, इनमें प्रमोद जैन भाया, इनमें शांति धारीवाल और इसमें प्रताप सिंह सिंघवी का नाम वे बार बार लेते हैं। कहते हैं कि इनकी राजनीति समाप्त करूंगा। ये गठजोड़ जो कर के आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस वाले भाजपा का साथ देते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस का साथ देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करते हैं, यह कहना है नरेश मीणा का। इसी टकराव के रास्ते पर वे आगे बढ़ रहे हैं। अब यह भी सही है कि नरेश मीणा का राजनीतिक स्टाइल जो बार बार सामने आता है, दरअसल उन्होंने अब तक जो 3 चुनाव लड़े हैं जो बार बार चर्चा होती है। पहला चुनाव छबड़ा में 2023, उसके बाद में उपचुनाव 2024, उसके बाद 2025 का उपचुनाव। यानी कि 3 चुनाव लड़ने के उनके जो तेवर रहे, उनमें अगर सर्वाधिक चर्चा रही तो वह देवली उनियारा की चर्चा रही। क्योंकि समरावता में जो हुआ वह घटनाक्रम कभी भी लोगों के जहन से खत्म नहीं हो सकता। और आज वह घटनाक्रम नरेश मीणा को जहां बहुत सारे लोगों में पहचान दिलाने में कामयाब रहा, लेकिन नरेश मीणा की जो छवि है वह अब तक नहीं बदल पाना।
कहीं ना कहीं नरेश मीणा के लिए आगे भी चलकर नुकसान का सौदा हो सकता है। अब तक नरेश मीणा सिर्फ इस टकराव की राजनीति में इन 4 धन्ना सीटों के नाम लेने की बात करते हैं, और जैसा हाड़ौती नहीं पूरा राजस्थान जानता है कि जो 4 नाम ये लिए जाते हैं, ओम बिरला भाजपा में आज जिस पोजीशन पर हैं, वे दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो आप जानते हैं कि उनकी स्थिति आज भाजपा में क्या होगी। दूसरे प्रताप सिंह सिंघवी है, जो लगातार छबड़ा से चुनाव जीतते रहे, एक बार बीच में हार के अलावा। प्रमोद जैन भाया हैं, जो तीसरी बार विधायक बने हैं, और वे लगातार 12 जिले की राजनीति में कांग्रेस का एकमात्र एक छत्र चेहरा है, और शांति धारीवाल कोटा की राजनीति के एक छत्र नेता, एक छत्र चेहरा कांग्रेस का है। अब इन चारों के खिलाफ नरेश मीणा की बयानबाजी, हो सकता है कि जो इन चारों लोगों को पसंद नहीं करते वे नरेश मीणा के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं, क्या वे नरेश मीणा का साथ इस टकराव की राजनीति में देंगे? अब इन 4 नेताओं के साथ एक नाम और जुड़ गया, वह जुड़ गया है अशोक चांदना का। दरअसल अशोक चांदना का नाम इसलिए जुड़ गया कि हाल ही जब अंता का उपचुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस के चुनाव प्रभारी के तौर पर अशोक चांदना थे, और अशोक चांदना होने का मतलब यह रहा कि नरेश मीणा जिस ताकत और जिस आक्रामकता के साथ में अंता के उपचुनाव में उतरे हुए थे, उस आक्रामकता का जो धारा थी, उसका जो तेज था और उसकी जो गति थी, उस आक्रामकता को रोकने में कहीं ना कहीं अशोक चांदना की भूमिका रही। और अशोक चांदना ने अपनी टीम के साथ जिस तरह से अंता का उपचुनाव संभाला, उसके अंदर नरेश मीणा को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा। और एक जगह इस तनाव का कारण यह रहा कि अशोक चांदना के लिए टिप्पणी नरेश मीणा ने कर दी, और वह टिप्पणी पूरे चुनाव में उनके लिए भारी पड़ गई और चुनाव हार गए। उसके बाद से अब नरेश मीणा ना सिर्फ ओम बिरला को टारगेट करते हैं, ना सिर्फ प्रताप सिंह सिंघवी को टारगेट करते हैं, ना सिर्फ शांति धारीवाल को टारगेट करते हैं, ना सिर्फ प्रमोद जैन भाया को टारगेट करते हैं, बल्कि अब उनके टारगेट में अशोक चांदना भी शामिल है। यानी इन 5 नेताओं को वे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन क्या इस टारगेट करने से नरेश मीणा को आगे भविष्य में चलकर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा हो सकता है? बहुत लोगों को इसका उत्तर हां में लगता है कि हां, निश्चित तौर पर राजनीतिक फायदा होगा। लेकिन क्या इस राजनीति को लोग पसंद करते हुए नरेश मीणा को हमेशा इसी रूप में पसंद करेंगे जिस रूप में वे आक्रामकता के साथ टकराव की राजनीति करते रहे हैं? दरअसल टकराव की राजनीति बहुत सारे नेता करते हैं, लेकिन वह टकराव सिर्फ बातों में और बयानों में होता है, और वह टकराव कभी व्यक्तिगत रूप से किसी एक नेता के लिए नहीं होता। लेकिन नरेश मीणा का टकराव सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से है। और आपने देखा होगा कि जब पीपलोदी स्कूल का हादसा हुआ था, उस दौरान उन्होंने सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे तक को चेतावनी दे दी थी। कहीं ना कहीं वह चीज भी नरेश मीणा के लिए नुकसान का सौदा हाड़ौती क्षेत्र में बन गया, और अंता उपचुनाव में उनको और ज्यादा मदद मिल सकती थी, वह नहीं मिली। और नतीजा, जिन प्रमोद जैन भाया को रोकने के लिए नरेश मीणा अंता उपचुनाव में उतरे थे, वे प्रमोद जैन भाया 15,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुंच गए, और नरेश मीणा लगातार तीसरा चुनाव हार गए। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह की राजनीति करके नरेश मीणा यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ इन स्थापित नेताओं से लड़ने की ताकत सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा में है, बाकी कोई भी इन स्थापित नेताओं के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता? हो सकता है इस सोच की वजह से लोगों में अगर यह सोच जली जाती है, तो हो सकता है कि इन स्थापित नेताओं के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता नरेश मीणा के साथ में सामने से आके खड़े ना हो भले ही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं नरेश मीणा के साथ खड़े हो जाएं। ऐसा नरेश मीणा और उनके समर्थकों का सोचना हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो नरेश मीणा का अंता उपचुनाव हारने के बाद से अंता 12 में सक्रियता दिखाना और सीधे सीधे अब टकराव की जो स्थितियां बनी है आखेड़ी के कांड के बाद में,
क्या यह आगे चलकर और बड़े तनाव का रूप ले सकती हैं? यह समस्या स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लिए हो सकती है, लेकिन चूंकि अभी जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम पर पूरी तरह से काबू पाते हुए प्रशासन ने सरपंच और हमला करने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब आगे चलकर इस हमले की सच्चाई क्या है और सरपंच परिवार की गाड़ी किसने जलाई है, इसकी सच्चाई क्या है, किसने पथराव किया है, क्या वास्तव में जानलेवा हमला था या और कोई घटनाक्रम था, ये सारी परतें पुलिस को खोलनी है। लेकिन कुल मिलाकर जो राजनीति फिलहाल नरेश मीणा की चल रही है वह पूरी तरह से स्थापित नेताओं के खिलाफ सीधे टकराव की राजनीति चल रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।